सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हमारा नींबू वर्गीय फल। जितने भी नींबू वर्गीय फल होते हैं उन सब का हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से वहाँ पर एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, कैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल को घुमा के पूछा जाता है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा। क्लास के लास्ट में आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा और वो ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो पूरी क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा। इस एक क्लास में आपको नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं, नींबू वर्गीय फल कौन कौन से होते हैं, संतरा, मौसमी, नींबू, लेमन, चकोतरा, किन्नो, इन सब के फंडे में क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ पूरी क्लास को अटेंड करिएगा। पूरी क्लास अटेंड करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है। देखिए, शुरुआत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे आगे। पीछे लास्ट में मैंने कुछ थ्योरी का पोर्शन भी ऐड किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, नींबू वर्गीय फल किस कुल के पादप हैं। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनकी फैमिली बतानी है। सिट्रस फ्लूम्स बिलोंग टू विच फैमिली, रूटेसी, पामी, एस्ट्रेसी या फिर सोलेनेसी। यहाँ पर सिट्रस कुल की फैमिली बतानी है आपको। बताइए जल्दी से, सिट्रस प्लांट्स की फैमिली कौन सी होगी, रूटेसी, पामी, एस्ट्रेसी या फिर सोलेनेसी। जिसने रूटेसी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनका कुल कौन सा होगा, उनका कुल होगा उनका रूटेसी, उनका कुल होता है। ठीक है, अगर बात की जाए इंग्लिश में तो जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो रूटेसी फैमिली में आते हैं। रूटेसी को हिंदी और इंग्लिश में रूटेसी ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनआरसी ऑफ सिट्रस कहाँ है। अब समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, क्योंकि इसी प्रकार से हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एन का मतलब है नेशनल, आर का मतलब है रिसर्च, सी का मतलब है सेंटर। ठीक है, एनआरसी यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सिट्रस फ्रूट, यानी नींबू वर्गीय फलों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पूछा है। नींबू वर्गीय फलों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अजमेर में, कानपुर में, नागपुर में या फिर भोपाल में। बताइए नींबू वर्गीय फलों का कौन सा होगा, अजमेर होगा, कानपुर होगा, नागपुर होगा या फिर भोपाल होगा। नींबू वर्गीय फलों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। जिसने नागपुर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। नागपुर में क्या है, नागपुर में है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सिट्रस फ्रूट या राष्ट्रीय सिट्रस फ्रूट या राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो संतरे हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो सबसे ज़्यादा जो संतरे प्रसिद्ध हैं वो नागपुर के हैं। क्यों है, क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है जो संतरे की खेती के लिए उपयुक्त है या पर्याप्त है या सूटेबल है, इसलिए वहाँ के संतरे बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस फल में बहुभूणता पाई जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से किस फल में बहुभूणता पाई जाती है। अब पहले बहुभूणता को समझ लीजिए। बहुभूणता को इंग्लिश में कहते हैं पॉली एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक। पॉली एम्ब्रियोनिक या बहुभूणता क्या होती है। देखिए, बीज जो होता है हमारा, नींबू का बीज जो होता है, नींबू के अंदर पाई जाती है बहुभूणता। समझा देता हूँ, और भी बहुत सारे फ्रूट होते हैं लेकिन जो यहाँ पर है उसमें नींबू में ही, आम में भी पाई जाती है। तो देखिए, जैसे ही आपने नींबू का बीज लिया, नींबू के बीज को उपचारित करके उसको मिट्टी के अंदर बोया, तो उसमें से 3 से 4 पौधे निकल गए। एक बीज में से 3 से 4 पौधे निकल गए। अब वो 3 से 4 पौधे कैसे निकले, बीज तो हमने एक ही बोया था, तो उसमें होता क्या है कि बीज तो आपका एक ही था लेकिन बीज के अंदर भ्रूण थे वो एक या एक से अधिक थे, इसीलिए एक या एक से अधिक थे, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, बहुभूणता। यानी एक बीज के अंदर एक या एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना बहुभूणता कहलाता है। और एक भ्रूण किसको जन्म देता है, एक भ्रूण एक पौधे को जन्म देता है। तो किसी पौधे के बीज में 3 भ्रूण होंगे तो वो 3 बीजों को जन्म देंगे। तो भ्रूण को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो या पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं बहुभूणता को, और बीज को जानते हो सीड कहते हैं। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा आपको। देखिए, यहाँ पर पूछा है बहुभूणता किस में पाई जाती है, तो बहुभूणता पाई जाती है नींबू में। अब बहुभूणता क्या होती है, बहुभूणता ऐसे होती है, जब हम नींबू के बीजों को बोते हैं तो बोने के बाद में क्या होता है, बोने के बाद में उनसे एक बीज से 3 से 4 पौधे निकल जाते हैं। तो एक बीज से 3 से 4 पौधे क्यों निकलते हैं, क्योंकि बीज तो एक ही होता है लेकिन उसके अंदर जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो 2 या 3 से 4 होते हैं। संख्या उनकी 2 या 2 से अधिक होती है और प्रत्येक एम्ब्रियो एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है।
प्रत्येक एम्ब्रियो एक नए पौधे को जन्म देता है, इसलिए बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? नींबू में पाई जाती है। बिल्कुल, इज दैट क्लियर हो चुका है? अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू वर्गीय फलों का प्रकार पूछा है यहाँ पर। अब देखिए नींबू वर्गीय फलों का प्रकार बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा हेस्पेरिडियम, ऑप्शन नंबर बी है अस्टिल, सी है ड्रुप और डी है हमारा कोई नहीं। अब बताइए जल्दी से, नींबू वर्गीय फलों का प्रकार पूछा है आपसे। फिर इससे जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी बताऊंगा, नींबू वर्गीय फलों का प्रकार। नींबू वर्गीय फल सिट्रस फ्रूट, आज सिट्रस फ्रूट है हमारा टॉपिक जो है हमारा वो सिट्रस फ्रूट है। सिट्रस फ्रूट में आप समझ गए नींबू, मौसमी, माल्टा, संतरा, किन्नो, ये सारे हों। जिसने इसका जवाब दिया है हेस्पेरिडियम, बिल्कुल सही जवाब है। नींबू वर्गीय फलों का फल का प्रकार क्या होगा? हेस्पेरिडियम होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में हेस्पेरिडियम ही कहते हैं। अब देखिए जो हेस्पेरिडियम होता है वो कौन से टाइप ऑफ फ्रूट का कन्वर्सेशन है, यानी किस प्रकार के फल का रूपांतरण है। तो पूछ लिया कि हेस्पेरिडियम किस प्रकार के फल का रूपांतरण है, तो जवाब देना है सरस। जो सरस होता है फल, उसी का एक रूपांतरण होता है हेस्पेरिडियम। देखिए आप, जो सरस फल होता है, सरस या बेरी जो होता है वो फ्रूट होता है, उसी का एक रूपांतरण होता है हेस्पेरिडियम। तो हेस्पेरिडियम क्या हो जाएगा? नींबू वर्गीय। तो आपके जितने भी टॉपिक लग रहे हैं उसमें एक ही है सिर्फ हेस्पेरिडियम। किसमें है? हेस्पेरिडियम सिर्फ और सिर्फ नींबू वर्गीय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है हमारा, नींबू वर्गीय का फलों का खाने वाला भाग कौन सा है? क्या पूछा है? नींबू वर्गीय फलों का खाने वाला भाग, या फिर यहाँ पर आप इसको इंग्लिश में समझ सकते हो, इडिबल पोर्शन या इडिबल पार्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट। अब ऑप्शन नंबर ए है हमारा जूसी प्लेसेंटा हेयर, ऑप्शन नंबर बी है पेरिकार्प, सी है मिजोकार्प, डी है एंडोडर्मिस। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? नींबू वर्गीय फलों का खाने वाला भाग क्या कहलाएगा? जूसी प्लेसेंटा हेयर, पेरिकार्प, मिजोकार्प या फिर एंडोकार्प। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जूसी प्लेसेंटा हेयर, पेरिकार्प, मिजोकार्प, एंडोडर्मिस। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है जूसी प्लेसेंटा हेयर, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए जूसी प्लेसेंटा हेयर होते क्या है वो समझिए। आप जब संतरा छीलते हो, नारंगी छीलते हो या मौसमी छीलते हो या कभी नींबू काटते हो, तो आपने देखा होगा संतरा छीलने के बाद में आपको अलग अलग लेयर्स दिखती हैं, मतलब उनको क्या बोल सकते हैं? स्लाइस बोल सकते हैं, उसको स्लाइस होती हैं। अब उन स्लाइस को कभी तोड़ के देखना, आप तोड़ोगे तो उसमें आपको छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं, लंबी लंबी गोलाकार संरचनाएं दिखाई देंगी, और वो सब मिलकर एक स्लाइस बनाती है, और सारी स्लाइस मिलकर एक संतरा बनाती है। ठीक है, तो छोटी छोटी स्लाइस के अंदर छोटे छोटे हेयर टाइप वो होती है, ग्रोथ होती है, या बाल नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, या हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, और उससे मिलकर क्या बना होता है? एक स्लाइस बनती है, और सभी स्लाइस मिलकर संतरे का निर्माण करती है। तो समझ में आ गया होगा, खाने वाला पोर्शन जो होता है वो क्या होता है? जूसी प्लेसेंटा हेयर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू वर्गीय किस फल में एक भ्रूण पाया जाता है? अब वैसे तो नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं उसमें बहुभ्रूण पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा कौन सा है जिसमें एक ही भ्रूण पाया जाता है, बताना है आपको। फिर इससे रिलेटेड और बता दूंगा मैं कौन कौन सा है। संतरा, नींबू, चकोतरा या फिर कोई नहीं। एक भ्रूण यानी सिंगल एम्ब्रियो इन सिंगल सीड, सिंगल एम्ब्रियो इन सिंगल सीड फाउंड इन विच टाइप ऑफ सिट्रस फ्रूट? बताइए, संतरा, नींबू, चकोतरा। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है चकोतरा, बिल्कुल सही जवाब है। जो चकोतरा होता है वो भी नींबू वर्गीय एक फल होता है, और उसके अंदर क्या पाया जाता है? सिंगल एम्ब्रियो पाया जाता है। सिंगल एम्ब्रियो, एक तो चकोतरा, और एक और होता है, इसकी वैरायटी एक और होती है जिसको बोलते हैं तीहिती नींबू। तीहिती सिट्रस बोला जाता है इंग्लिश में उसको, और हिंदी में बोला जाता है तीहिती नींबू। इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है? इन दोनों के अंदर सिंगल भ्रूण पाया जाता है, सिंगल एम्ब्रियो यानी एक भ्रूण पाया जाता है, और बाकी इसके अलावा जितने भी हैं उन सब में क्या पाया जाएगा? बहुभ्रूण या पॉली एम्ब्रियोनिक पाया जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अगर आपसे वो जानबूझकर पूछेगा वो आपसे, क्योंकि सबको यही लगता है कि नींबू के जितने भी प्लांट है वो सब बहुभ्रूणी होते हैं, लेकिन वो आपसे एक भ्रूणी वाला पूछेगा। वो आपसे सवाल इस प्रकार से पूछेगा, देखिए सपोज दैट आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, उसने आपसे सवाल पूछा, नींबू वर्गीय किस फल में एक भ्रूण पाया जाता है? ठीक है, फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर ए देगा वो संतरा, बी देगा नींबू, सी दे देगा आपको माल्टा, और डी दे देगा आपको चकोतरा। चकोतरा नहीं देगा तो वो दे देगा आपको मीठा नींबू, सॉरी तिहिती नींबू दे देगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चकोतरा या तिहिती नींबू दिया है तो वो हो जाएगा। दूसरा सवाल वो आपको कैसे पूछेगा? देखिए वो आपको ऐसे पूछेगा, निम्न में से किस फल में एक भ्रूण पाया जाता है? ठीक है, ऐसे पूछ लिया। अब वो ऑप्शन में क्या देगा?
एक में देगा नींबू चकोतरा, नींबू चकोतरा एक ही ऑप्शन में देगा वो नींबू और उसके आगे लिखेगा चकोतरा। फिर दूसरे में ऐसे वो देगा जिसमें जो दूसरे ही फ्रूट होंगे, जैसे मैंगो दे दिया उसमें भी बहुपूर्णता पाई जाती है, फिर 2-3 और दे देगा जिसमें बहुपूर्णता पाई जाती है। फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे नींबू में तो होता ही नहीं है, तो आप उसको तो किसी भी कंडीशन में राइट नहीं करोगे और आप किसी दूसरे को राइट कर दोगे, जबकि जवाब क्या होगा इसका, जवाब इसका राइट होगा नींबू चकोतरा। तो ध्यान रखना, चकोतरा और जो तिहिती नींबू होता है उसमें एक भ्रूण पाया जाता है, एक बीज से एक ही पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही वो घुमा के पूछ सकता है, इसीलिए बिल्कुल सारे फंडे क्लियर करेंगे, क्लास पूरी अटेंड करनी है, 40 मिनट की क्लास होती है, बहुत फायदा देगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींबू वर्गीय फल में कौन सा एसिड पाया जाता है। अब इसमें भी एक आपको अपवाद बताऊंगा, अभी बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा। नींबू वर्गीय फल में कौन सा एसिड पाया जाता है बताना है आपको, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। बताइए, लैक्टिक, बोरिक, साइट्रिक या मैलिक एसिड, ए, बी, सी और डी। देखिए, जिसने इसका जवाब लैक्टिक एसिड दिया है बिल्कुल सही जवाब है। नींबू वर्गीय में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड साइट्रिक एसिड जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। नींबू वर्गीय फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, आप सब लोग जानते हो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मीठा नींबू जिसको बोलते हैं हम स्वीट लाइम में कौन सा एसिड पाया जाता है। अब इसका जवाब देना है आपको, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड या मैलिक एसिड। बताइए, मीठा नींबू में कौन सा एसिड पाया जाएगा, बताइए, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड या मैलिक एसिड। जिसने इसका जवाब दिया है मैलिक एसिड, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो देखो, साइट्रिक एसिड तो पाया जाएगा लेकिन मेन होता है उसमें मैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, लेकिन मीठा नींबू जो होता है स्वीट लाइम, उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। इसीलिए ये आपसे जरूर पूछेगा, वो आपसे सीधा सवाल पूछेगा, मीठा नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। अब आप नींबू नाम देखोगे, नींबू नाम देखते ही आप साइट्रिक को टिक करोगे, पर वो सवाल को पूछना चाहता है आपसे मैलिक एसिड के बारे में, तो मैलिक एसिड करना है आपको। और अगर आपसे ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिया जाता है आपको जिसमें ए और बी दोनों दिए जाते हैं, तो दोनों को टिक करना है, साइट्रिक भी और मैलिक भी। लेकिन मैलिक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और साइट्रिक की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या है। अब इससे रिलेटेड एक जानकारी और बता दूं, देखो मेलिक और ऑक्जेलिक जो एसिड होते हैं, मेलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड जो होते हैं वो चने की पत्तियों में भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, चने की पत्तियों में भी मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है पीछे, इसलिए मेलिक और ऑक्जेलिक चने की पत्तियों में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कागजी नींबू का वानस्पतिक नाम है। क्या पूछा है, कागजी नींबू का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए है सिट्रस ओरेंटिफोलिया, बी है सिट्रस रेटिकुलेटा, सी है सिट्रस लेमन और डी है सिट्रस परडेसी। बताइए, पैराडेसी है ये, बताइए जल्दी से, कागजी नींबू का वानस्पतिक नाम क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे इसी क्लास में। पीछे मैंने कुछ थ्योरी की स्लाइड्स भी ऐड की हैं, जो थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको, तो बने रहिएगा पूरी क्लास में। कागजी नींबू का वानस्पतिक नाम बताना है, क्या होगा। इसको एसिड लाइम बोला जाता है, एसिड लाइम, लाइम एसिड, एसिड लाइम बोला जाता है इंग्लिश में। वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम, जिसने इसका नाम बताया है कागजी नींबू का सिट्रस ओरेंटिफोलिया, बिल्कुल सही जवाब है। जो कागजी नींबू होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, उसका वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस ओरेंटिफोलिया। उत्पत्ति स्थान आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौसमी का वानस्पतिक नाम है। बताना है आपको मौसम्बी का वानस्पतिक नाम क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, मौसमी का वानस्पतिक नाम। सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस लेमन और सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस ओरेंटिफोलिया बता चुका हूं किसका है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया एसिड लाइम या कागजी नींबू का है। ओरेंटिफोलिया सिट्रस लाइम या कागजी नींबू का है, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है सिट्रस रेटिकुलेटा, नहीं होगा, मौसमी का नाम होगा सिट्रस साइनेंसिस। क्या होगा, सिट्रस साइनेंसिस। मौसमी का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, मौसमी का वानस्पतिक नाम हो जाएगा सिट्रस साइनेंसिस। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, संतरा का वानस्पतिक नाम है। संतरा का, जिसको आप सामान्य भाषा में नारंगी के नाम से भी जानते हैं, नारंगी के नाम से भी जानते हैं।
बताइए इसका वानस्पतिक नाम क्या है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस लेमन, सिट्रस साइनेंसिस। बताइए जल्दी से। जिसने रेटिकुलेटा जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो संतरा का वानस्पतिक नाम है वो सिट्रस रेटिकुलेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संतरा का उत्पत्ति स्थान है, बताइए जल्दी से। संतरा का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत है, चीन है, अमेरिका है या फिर जापान है? संतरा का उत्पत्ति स्थान पूछा गया है आपसे यहाँ पर। संतरा का उत्पत्ति स्थान बताना है, भारत, चीन, अमेरिका या फिर जापान। जिसने चीन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। कोरोना के तरह ये भी संतरा भी कहाँ से आया है? चीन से आया है। जैसे कोरोना वायरस आया है वैसे संतरा भी कहाँ से आया है? संतरा भी चीन से आया है। इसमें भी बहुगुणता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, कागजी नींबू का उत्पत्ति स्थान है। कागजी नींबू को एसिड लाइम बोलते हैं का ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान मतलब ओरिजिन प्लेस बताना है आपको। भारत है, चीन है, अमेरिका है या फिर जापान है? बताइए जल्दी से। भारत है, चीन है, अमेरिका है या फिर जापान है? कागजी नींबू का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसने इसका जवाब दिया है भारत, बिल्कुल सही जवाब है। कागजी नींबू का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? कागजी नींबू का उत्पत्ति स्थान भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। कागजी नींबू का उत्पत्ति स्थान भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, मौसम्बी का उत्पत्ति स्थान है। मौसम्बी का उत्पत्ति स्थान बताना है, भारत, चीन, अमेरिका, जापान। बताइए मौसम्बी का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? मौसम्बी का उत्पत्ति स्थान, मौसम्बी का उत्पत्ति स्थान बताना है, भारत, चीन, अमेरिका, जापान। जिसने इसका जवाब दिया है मौसम्बी का उत्पत्ति स्थान, जिसने जवाब दिया है इसका चीन, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। मौसम्बी का जिसने जवाब दिया है चीन, बिल्कुल सही जवाब है। देखो जो चीन है वो उत्पत्ति स्थान किस किस का है बता देता हूँ। एक तो संतरा और एक मौसम्बी और एक कोरोना, तीनों कहाँ से आए हैं? चीन से आए। संतरा, मौसम्बी और कोरोना तीनों चीन से आए हैं। अगर भारत का पूछ ले तो भारत में क्या क्या है? एक तो कागजी नींबू हो जाएगा, एक नींबू हो जाएगा सीधा। कागजी नींबू थोड़ा बड़ा होता है और नींबू जो होता है वो छोटा होता है। और इसके अलावा चकोतरा है, वो तीनों ही भारत के हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नींबू की किस्में हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बताऊंगा इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो बैंक में पूछा गया था, बैंक के एग्जाम में एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होता है उसमें। बताइए जल्दी से, नींबू की किस्म कौन सी है? विक्रम है, प्रमालिन है, चक्रधर है या उपरोक्त सभी है? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। निम्न में से कौन सी नींबू की किस्म है? नींबू की किस्म बतानी है, विक्रम, प्रमालिन, चक्रधर या उपरोक्त सभी। जिसने उपरोक्त सभी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी किस्म नींबू की है? नींबू की किस्म विक्रम भी है, प्रमालिन भी है, चक्रधर भी है। तो तीनों ही किस्में किसकी हो जाएंगी? नींबू की हो जाएंगी। अब देखिए क्या है, जो चक्रधर वैरायटी है इसके बारे में एक बार जो बैंक का एग्जाम होता है, बैंक में जो कृषि अधिकारी होते हैं उनके लिए एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। उसको SO भी बोला जाता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। जब आप BSc एग्रीकल्चर कर लोगे तो आप उस एग्जाम को दे पाओगे और आप एक दिन उसकी जॉब भी पा सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जेट फाइट करना पड़ेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की BSc मान्य नहीं होती है, आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही BSc करनी पड़ेगी। ठीक है, और हर साल इसकी वैकेंसी निकलती है। तो निम्न में से कौन सी नींबू की किस्में? विक्रम, प्रमालिन, चक्रधर। जिसमें से जो चक्रधर वैरायटी थी ये बैंक के एग्जाम में पूछी गई थी। एक बार बैंक के एग्जाम में पूछी गई थी कि चक्रधर वैरायटी किसकी है। तो चक्रधर किसकी है? नींबू की है, ध्यान रखिएगा। और नींबू की भी क्या है? सीडलेस वैरायटी है, यानी कि बीज रहित। इस चक्रधर वैरायटी में बीज नहीं होते हैं, बीज रहित सीडलेस वैरायटी है। यह सीड पाया भी जाएगा तो बहुत ही सॉफ्ट सीडेड होगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, नींबू को बाग में कितनी दूरी पर लगाया जाता है? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि नींबू का बाग लगाना है आपको, तो आपसी डिस्टेंस कितनी रखोगे आप? 4x4 मीटर, 6x6 मीटर, 8x8 मीटर और 10x10 मीटर। बताइए नींबू की बाग में कितनी दूरी लगाई जाएगी? 4x4, 6x6, 8x8 या 10x10 मीटर। क्या होगा इसका जवाब? स्पेसिफिक है, नींबू के जितने भी प्लांट होते हैं उनमें एक ही रखी जाती है, 6x6 मीटर। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। नींबू का जो बाग होता है उसमें 6x6 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नींबू के बाग को 6x6 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा,
नींबू का प्रति पेड़ फल उत्पादन कितना होता है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐड किया है। अभी इसको किलोग्राम में भी बता दूंगा मैं। नींबू का प्रति पेड़ फल उत्पादन होता है 1200 फल, 1000 फल, 400 फल या 150 फल। बताइए जल्दी से कितने फल होंगे। फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेड़ से कितना प्रोडक्शन होता है या कितने फ्रूट होते हैं प्राप्त, बताइए। एवरेज जो होगा, जिसने 1200 दिया है जवाब बिल्कुल सही है, इसका जो एवरेज होगा या औसत होगा वो होगा 1100 से 1200 फल। कितने होंगे? 1100 से 1200 फल। तो नींबू का एक पेड़ कितना उत्पादन देता है? 1100 से 1200 फल का उत्पादन देता है। अगर आपसे किलोग्राम में पूछ लिया जाए तो किलोग्राम आपका कितना हो जाएगा? 70 से 75 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 70 से 75 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतरा का दूसरा नाम है। जो संतरा होता है जिसको हम नारंगी भी बोलते हैं, उसका आपको दूसरा नाम बताना है। मैंड्रिन, ढीली छाल संतरा, स्वीट ऑरेंज या फिर उपरोक्त सभी। बताइए संतरा का क्या है वानस्पतिक नाम, सॉरी दूसरा नाम क्या है बताइए। मैंड्रिन, ढीली छाल संतरा, स्वीट ऑरेंज या उपरोक्त सभी। संतरा का बताना है आपको। जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। जो संतरा होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? मैंड्रिन भी उसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मैंड्रिन भी कहा जाता है। ऑरेंज तो कहते ही हैं, ऑरेंज के अलावा मैंड्रिन भी बोलते हैं। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो मैंड्रिन ही होता है। फिर दूसरा ढीली छाल संतरा। ढीली छाल संतरा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा संतरा को हम ढीली छाल होती है उसके हाथ से छील सकते हैं, लेकिन नींबू और मौसम्बी की ढीली छाल नहीं होती है, टाइट छाल होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये मीठा होता है इसलिए इसको स्वीट ऑरेंज बोला जाता है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। नींबू से जुड़े हुए, नींबू वर्गीय फलों से जुड़े हुए सारे सवाल इसमें क्लियर करेंगे। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके ज़रूर जाना कि क्लास कैसी थी। देखिए कल भी एक प्रॉब्लम आई थी, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, मैंने शाम की क्लास में वैसे तो क्लियर कर दिया था लेकिन फिर से कर देता हूँ। जो अमरूद होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो ऑफिशियल तो 7x7 है, लेकिन आपकी बुक्स में अगर 8x8 दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 8 दोनों एक ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे। 7x7 और 8x8 एक साथ ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि कहीं 7 रखी जाती है, कहीं 8 रखी जाती है। पुराने आप एग्जाम के पेपर उठा के देख सकते हो, कोई सा भी एग्जाम हो इस प्रकार के ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो 7x7 भी सही है, 8x8 भी सही है। ऑप्शन में दोनों में से जो भी आए आप कर देना। संतरा किस स्कूल का है? किस संतरा की किस्म बतानी है? नागपुर संतरा, कुर्ग संतरा, खासी संतरा या फिर उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से। संतरा की किस्म है, संतरा की किस्म नागपुर संतरा, कुर्ग संतरा, खासी संतरा या उपरोक्त सभी। जिसने इसका जवाब दिया है संतरा का, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। वैसे संतरा जो होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एसिड्स पाए जाते हैं वो पेट को ठीक करते हैं और कभी कभी ज़्यादा खाने से एसिडिटी भी हो सकती है। तो संतरा की क्या हो गई? नागपुरी संतरा, कुर्ग संतरा, खासी संतरा, ये क्या है? ये सब इसकी किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है संतरा की किस्में, ये बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है किन्नू किस प्रकार का फल है। अब देखिए किन्नू से रिलेटेड एक ना एक सवाल हर बार पूछा जाता है, इसलिए इससे रिलेटेड 4 या 5 ही मुख्य बातें हैं, वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा ताकि आपको आगे परेशानी नहीं होगी। पूरी इसकी कहानी बताऊंगा आपको, थोड़ी सी 2 मिनट लगेगा। किन्नू किस प्रकार का फल है पहले तो ये बता दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर देखिए। सब कुछ बंद कर दीजिए, लाइव क्लास बंद मत कर देना, सब कुछ लाइव चैट वगैरह बंद कर दीजिए और पहले ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे। देखिए एक वैज्ञानिक हुए, वैज्ञानिक का नाम था HB फ्रॉस्ट। क्या नाम था? HB फ्रॉस्ट उनका नाम था। वो USA के कैलिफोर्निया में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? USA का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, वहाँ पर वो रहते थे। वो एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, वो रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने किंग, नींबू वर्गीय फल है एक, ठीक है, और विलो लीफ, ये भी नींबू वर्गीय फल है, ठीक है, लेकिन इसके गुण थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, तो एक तो किंग लिया और एक विलो लीफ लिया, इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद में उनको जो रिजल्ट में मिला, रिजल्ट में उनको क्या मिला? किन्नो मिला, KINNOW, किन्नो मिला। और किन्नो क्या कहलाया? किन्नो कहलाया मानव निर्मित फल। कैसे? क्योंकि इसको किंग और विलो लीफ से इसको क्या किया गया था? संकरण करा के और कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मतलब जीन की संरचना में कुछ परिवर्तन करके इस फल को बनाया गया
और ये क्या कहलाया, किन्नो कहलाया। इसको हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित फल कहते हैं, और अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी इसको मैन मेड फ्रूट का दर्जा दे सकते हैं, मैन मेड फ्रूट इसको बोल सकते हैं। ये किस समय की बात है, ये बात है लगभग भारत आज़ाद होने के लगभग 15 साल पहले की, लगभग 1935 की बात है। ये कब की बात है, 1935 की बात है, तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लगभग 13-14 साल पहले की बात है। उस समय ही किन्नो को बना लिया गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वहाँ पर इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। कल्टीवेशन स्टार्ट होने के बाद में इसके लिए जो सूटेबल क्लाइमेट जो सूटेबल माना गया, वो माना गया भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, भारत का उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र, ये है हमारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का थोड़ा हिस्सा आता है, पंजाब का ज़्यादा आता है। फिर उसके अलावा जो पंजाब से जो पड़ोसी हमारा देश है पाकिस्तान, वहाँ पर इसके लिए सबसे सूटेबल क्लाइमेट माना गया पूरे धरती पर। तो फिर उस फल को सबसे पहले कहाँ लाया गया, इस फल को सबसे पहले पाकिस्तान में लाया गया। फिर पाकिस्तान में इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, इसकी खेती स्टार्ट हुई, और वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का किन्नो उगने लगा। ठीक है, फिर इसको देखते हुए तब तक भारत आज़ाद हो चुका था, भारत पाकिस्तान अलग हो चुके थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इस किन्नो फ्रूट को भारत में लाया गया। भारत में ये फल लगभग 1960 में आया था, और 1960 में आने के बाद में इसने नींबू वर्गीय फलों में बहुत धूम मचाई थी, और बहुत ही बम्पर पैदावार के साथ किसानों ने बहुत इससे आमदनी प्राप्त की। और इसके साथ साथ ही क्या हुआ, ये एक नया फल हमें खाने को मिला। इसका स्वाद तो लगभग संतरे जैसा होता है, संतरे से थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, और साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये थी किन्नो की कहानी। और ये देखिए, ये भारत के उत्तर पश्चिम, भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र कौन सा है, हिमाचल, पंजाब, और इसके अलावा राजस्थान का जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ पर बहुतायत इसकी खेती की जाती है, और बम्पर पैदावार होती है, और किसान इससे बहुत आय प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये किन्नो की कहानी थी। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसका, किस किस से बना है ये देखो। इसमें से ये जो, वैसे तो सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से ये जो किंग और विलो लीफ वाला है, ये बहुत बार पूछा जाता है। कभी कभी तो पूछ लेता है किंग इंटू विलो लीफ सामान्य नाम, कभी कभी वो दे देता है सिट्रस विलो लीफ इंटू सिट्रस डेलिसिएसा, तो वैज्ञानिक नाम, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी है आगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जेट में भी पूछे जाएंगे। बेस आपको अगर कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, लगभग 5-6 क्लास और बची हैं, इसके बाद में आपका जो फ्रूट वाला पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जिसको अपनी बेसिक मजबूत नींव करनी है वो क्लास में जरूर आया करें, आगे बहुत फायदा होगा। आगे आने वाली गवर्नमेंट वैकेंसीज में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, किन्नो को बाग में कितनी दूरी पर लगाते हैं। अब ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, वो सवाल मैंने बताया नहीं, इससे पहले वाला सवाल ये देख लीजिए। किन्नो किस प्रकार का फल है, तो मानव निर्मित फल है या मैन मेड फ्रूट है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अगला सवाल क्या था, अगला सवाल ये था, देखो किन्नो को बाग में कितनी दूरी पर लगाते हैं, किन्नो को बाग में कितनी दूरी पर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1.8 × 1.8 मीटर, बी है 3 मीटर, सी है 4 मीटर, और डी है 6 मीटर। बताइए इसका क्या जवाब होगा, किन्नो को बाग में कितनी दूरी पर लगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं इसमें मैं बताऊंगा अभी आपको। जवाब जिसने दे दिया ठीक है, नहीं दिया देखिए कैसे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। ये सोचते हैं किन्नो दैट मीन्स नींबू वर्गीय फल है, और वो सीधा कर देते हैं 6 × 6, लेकिन जो किन्नो का है वो 6 × 6 नहीं होगा, किन्नो को 1.8 × 1.8 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो बेसिक फंडे बिल्कुल क्लियर करेंगे आपके क्लास में। इंपीरियल एग्रो क्लासेस का नाम यूं ही नहीं चलता है, नाम चलने लगा है अब आपकी दया मेहरबानी से। तो इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको बहुत अच्छा बेहतरीन स्टडी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, इस क्लास के लास्ट में मैं आपको कल का टॉपिक भी बताऊंगा, ताकि कल आप पढ़ के आना। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतरा में प्रवर्धन किससे किया जाता है। जो संतरा होता है उसमें प्रवर्धन किससे किया जाता है बताना है आपको। बताइए जल्दी से, संतरा में प्रवर्धन किससे किया जाता है बताइए। टी बडिंग से, कलिकायन से, या फिर बीज द्वारा, या फिर विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। बताइए क्या होगा इसका जवाब। संतरा में प्रवर्धन किससे करोगे, टी बडिंग, कलिकायन, बीज द्वारा या ग्राफ्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए इसका जवाब जो होगा, संतरा में जो प्रवर्धन होगा वो किसके द्वारा होगा, टी बडिंग के द्वारा होगा। संतरा में प्रवर्धन टी बडिंग के द्वारा होता है। अगर आपको नींबू में पूछ ले तो नींबू में बीज द्वारा होता है, नींबू के अंदर बीज द्वारा होता है, और संतरा के अंदर टी बडिंग के द्वारा होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का,
ऐसे नहीं कि नींबू वर्गीय सबका आप एक ही कर दो। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। संतरा की औसतन उपज बतानी है आपको। 70 से 80 केजी, 40 से 50 केजी, 30 से 20 केजी या 10 से 20 केजी, बताइए जल्दी से। संतरा की औसतन उपज बताइए। 70 से 80, 40 से 50, 20 से 30, 20 से 30 या 10 से 20, बताइए क्या होगा इसका जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बताऊंगा मैं आपको इससे रिलेटेड और चीज़ें। देखिए इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब होगा संतरे के अंदर जो औसतन उपज पाई जाती है वो लगभग आपकी होती है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो संतरा की उपज पता चल गया आपको। देखिए कुछ मिस्टेक हो रही है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम। देखिए वापस से बता देता हूँ, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगर अभी तक भी सुनाई नहीं दे रहा तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए 70 से 80 किलोग्राम कितनी होगी, 70 से 80 किलोग्राम प्रति पेड़ कितनी होगी, 70 से 80 किलोग्राम प्रति पेड़ उपज प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा, सख्त छाल संतरा कौन सा है। सख्त छाल संतरा कौन सा है, किन्नो, संतरा, मौसम्बी या उपरोक्त सभी। सख्त छाल संतरा बताना है, किन्नो, संतरा, मौसम्बी या फिर उपरोक्त सभी। सख्त छाल संतरा बताना है। सख्त छाल संतरा पूछा है यहाँ पर, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो सख्त छाल संतरा होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा मौसम्बी। मौसम्बी की जो छाल होती है वो सख्त होती है, फिर जो संतरा होता है उसकी छाल ढीली होती है, और किन्नों की बिल्कुल ढीली होती है, सॉफ्ट होती है बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान रखना उपरोक्त सभी नहीं आएगा, लेकिन सवाल आपसे वो ऐसे ही पूछेगा। तब आप क्या करोगे, तीनों ही नींबू वर्गीय हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी, लेकिन उपरोक्त सभी नहीं होगा, इसका जवाब होगा मौसम्बी, क्योंकि उसकी छाल सख्त रहती है। अगर देखिए आपको गुणसूत्रों की संख्या पूछ ले नींबू वर्गीय में, नींबू वर्गीय में गुणसूत्रों की संख्या पूछ ले तो 2n बराबर कितनी हो जाएगी, 2n बराबर हो जाएगी 27। कितनी हो जाएगी, 2n बराबर 27। 3x होता है इसमें। गुणसूत्रों के 3 जोड़े होते हैं इसमें, क्या होते हैं, गुणसूत्रों के 3 जोड़े होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा, मौसम्बी की किस्म है। अब मौसम्बी की किस्म बतानी है आपको, कौन सी है मौसम्बी की किस्म, हैमलिन, रेड माल्टा, युवराज या उपरोक्त सभी। हैमलिन, रेड माल्टा, युवराज या उपरोक्त सभी। पूरी क्लास अटेंड करिएगा। क्लास अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे सुपरवाइजर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी भी आने वाली है उसकी। मौसम्बी किस फल की किस्म है, हैमलिन, माल्टा, युवराज, उपरोक्त सभी, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। मौसम्बी किस किस्म की है, हैमलिन, रेड माल्टा, युवराज या उपरोक्त सभी। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है, मौसम्बी किस प्रकार की, मौसम्बी की किस्म बतानी है। हैमलिन भी है, रेड माल्टा भी है और युवराज भी है। मौसमी किस जो किस्म है वो क्या है, हैमलिन भी है, रेड माल्टा भी है और युवराज भी है। ध्यान रखना तीनों ही है, पीछे डिस्कस करेंगे हम, सारी ही बता दूंगा मैं आपको। अब देखिए बहुत ही आज का सबसे खतरनाक सवाल, आज का सबसे खतरनाक सवाल है ये। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है पाइनएप्पल किसकी किस्म है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मौसम्बी, बी है संतरा, सी है नींबू और डी है पाइनएप्पल। सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सुपरवाइजर 2012 वैकेंसी में आया हुआ क्वेश्चन है। पाइनएप्पल किसकी किस्म है, अब बताना है आपको पाइनएप्पल किसकी किस्म है। मौसम्बी की है, संतरा की है, नींबू की है या फिर पाइनएप्पल की है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है। जिसने पाइनएप्पल जवाब दिया है उनका गलत जवाब है, और जिसने इसका जवाब दिया है मौसम्बी बिल्कुल सही जवाब है। पाइनएप्पल किसकी किस्म है, पाइनएप्पल मौसम्बी की किस्म है। कल मैंने आपको इलायची किस्म के बारे में बताया था, एक दिन इलायची किस्म के बारे में बताया था, एक दिन स्टार एप्पल किस्म के बारे में बताया था, तो एप्पल कलर भी बताया था मैंने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वाले हैं, तो आपको किस्मों पर ध्यान देना है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी और जेट ICR BHU PAT CGPAT में भी। ठीक है, बता दिया है मैंने, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा हमारा मौसम्बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, नींबू वर्गीय फलों का भयंकर रोग है। नींबू वर्गीय फलों का भयंकर रोग है, कैंकर, विल्टिंग, लीफ कर्ल या कोई नहीं। कैंकर, विल्टिंग, लीफ कर्ल या कोई नहीं, बताइए। ABCD क्या होगा इसका जवाब।
जिसने कैंकर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। नींबू वर्गीय फलों का भयंकर रोग कौन सा हो जाएगा? कैंकर इसका सबसे हानिकारक या भयंकर रोग है। अब देखिए फलों से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, नींबू वर्गीय फलों से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, उन सब का डिस्कशन हम एक चार्ट के माध्यम से करेंगे, जिसमें क्या होगा आपको सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल सब कुछ बंद कर दीजिए, लाइव चैट बॉक्स वगैरह, आप सीधा आपको क्या करना है, सीधा आपको समझना है। देखिए क्या कहा है यहाँ पर। देखिए एक सबसे पहला जो हमारा रोग है उस रोग का नाम है सिट्रस कैंकर। इंग्लिश में भी उसको सिट्रस कैंकर ही बोला जाता है। ये रोग किससे होता है? सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये रोग किससे होता है। तो ये जीवाणु जनित रोग है। कौन सा है? ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? ये एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है। फिर वो आपसे पूछ सकता है उस बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो उस बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा ज़ैंथोमोनास सिट्राई। उस बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। देखो यहाँ पर सिट्राई आया है और यहाँ पर सिट्रस है, तो सिट्रस और सिट्राई को रिलेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो इससे आप याद रख सकते हो। फिर इसके बाद में वो आपसे पूछ सकता है कि उस ज़ैंथोमोनास सिट्राई जीवाणु का वाहक कौन होगा, क्योंकि जीवाणु के तो पैर होते नहीं, वो खुद तो चल के जा नहीं सकता एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, तो उसको किसी माध्यम के द्वारा वो पहुँचता है। तो वाहक कौन सा होगा? नींबू का पत्ती मूढ़क। जो नींबू के अंदर एक कीट लगता है उस कीट का नाम होता है पत्ती मूढ़क कीट। कौन सा रोग होता है? पत्ती मोड़क कीट। वो पत्तियों को मोड़ने का काम करता है और उसको खाता है। तो वो क्या करता है? वो जाने अनजाने में ज़ैंथोमोनास को सारे पौधों पर फैला देता है। ठीक है, संक्रमित पौधे से सारे पौधों पर फैला देता है। और रोग कैसे फैलता है, वायरस कैसे फैलता है, आप अभी इन दिनों में आप बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे, क्योंकि कोरोना का प्रकोप चल रहा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, पूछा जा सकता है कि इससे सबसे अधिक कौन सी प्रकार की नींबू की किस्म है या कौन से प्रकार की नींबू की प्रजाति प्रभावित होती है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो होता है कागजी नींबू। कौन सा प्रभावित होता है? कागजी नींबू प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा। कौन सा नींबू प्रभावित होगा? कागजी नींबू सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो फिर से एक बार शॉर्ट में समझते हैं। सिट्रस कैंकर नींबू का सबसे भयंकर रोग है, जीवाणु से होता है, जिसका नाम ज़ैंथोमोनास सिट्राई है। ये पत्ती मुड़क जो होता है वो उसको वाहक होता है, उसका वेक्टर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाता है। और कागजी नींबू में ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ये सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करता है। तो बिल्कुल 3 रोग हैं इसके, 3 रोग बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करूंगा मैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिट्रस कैंकर क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है, नींबू का ग्रीनिंग। नींबू का ग्रीनिंग में क्या होता है? इसमें देखिए इसका जो कारक है वो है माइकोप्लाज्मा। आप जानते हो कारक का मतलब, इसका कारक को इंग्लिश में बोलते हैं कैजुअल ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो जाएगा इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा माइकोप्लाज्मा द्वारा। ठीक है, अब माइकोप्लाज्मा के 2-3 और नाम है। इसको एमेलोज भी बोला जाता है, इसको फाइटोप्लाज्मा भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? एमेलोज और फाइटोप्लाज्मा भी बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, फिर से पूछ लिया इसका वेक्टर। तो वेक्टर कौन सा हो जाएगा? नींबू का साइला। नींबू के अंदर एक कीट लगता है, उसका नाम होता है साइला। तो अगर आपसे पूछ ले कि साइला कीट किस में लगता है, साइला हिंदी और इंग्लिश सेम ही चीज़ है साइला, तो साइला कीट किस में लगता है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? साइला कीट किस में लगता है? नींबू के अंदर लगता है, तो नींबू का साइला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? ये माइकोप्लाज्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और रोग का प्रसार करता है, स्प्रेड करता है, डिजीज को स्प्रेड करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रोकथाम। अब रोकथाम किससे करोगे? तो रोकथाम के लिए क्या डाला जाएगा? टेट्रासाइक्लिन डाली जाएगी। क्या डाली जाएगी? रोकथाम के लिए टेट्रासाइक्लिन डाली जाएगी। ठीक है, तो ये था दूसरा डिजीज। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, अगला है नींबू का टेस्ट्रेजा। नींबू का टेस्ट्रेजा रोग होता है, वो किसके द्वारा होता है? ये होता है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होगा? वायरस के द्वारा होगा। इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म वायरस होगा और इसको फैलाएगा कौन? एफिड फैलाएगा। देखिए एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताता हूँ आपको आज, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कभी पूछ ले जो वायरस का प्रसार करता है, प्रसार करने वाला कीट कौन सा होगा, तो 90% आपको जवाब देना है एफिड। अगर आपको आता है तब आप आपके हिसाब से जवाब दीजिए जिसका जो उत्तर है। अगर आपको नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप एफिड को राइट कर दीजिए। उस कंडीशन में आप क्या कर दीजिए? एफिड को राइट कर दीजिए। लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, वो हमसे भी ज़्यादा चालाक होते हैं। वो आपको पूछेगा ही ऐसे वायरस का प्रसार जिसको एफिड नहीं करता होगा। वो ऐसे प्रसार पूछेगा जो वायरस जिसका जो स्प्रेड है, सेक्रेशन है, वो मतलब फैलाव है, वो एफिड नहीं कर रहा है, कोई दूसरा कीट कर रहा है, वो पूछेगा। तो एफिड के अलावा जितने भी वायरस का प्रसार कर रहे हैं वो सब कीट आप पढ़ लेना बुक से। ज़्यादा नहीं है, लगभग 98% तो एफिड फैलाता है, बाकी 1-2% ही वो फैलाते हैं। तो वो आने की ज़्यादा चांसेस हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं उनमें से तो फिर एफिड तो आप सीधा सा तुक्का लगा के आ जाना, सही हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है।
अगला सवाल देखिए, लास्ट रोग है इसका गेमोसिस। इसको नींबू का गेमोसिस इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है नींबू का गोंदिया रोग। क्या बोला जाता है? नींबू का गोंदिया रोग बोला जाता है, जिसमें नींबू में एक विशेष प्रकार का चिपचिपा गोंद जैसा तरल पदार्थ इनकी शाखाओं पत्तियों से निकलता है। और ये किसके द्वारा होता है? ये एक विशेष प्रकार का कवक होता है और उस कवक का नाम है फाइटोप्थोरा पोमीवोरा। क्या है? फाइटोप्थोरा पोमीवोरा नाम का एक कवक होता है जो इसमें इन्फेक्शन कर देता है। बिल्कुल जो हेल्थी प्लांट होते हैं उसमें इन्फेक्शन करने के बाद में क्या हो जाता है, इसमें चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ बढ़ जाता है और इसको गोंदिया या गोमोसिस डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। मोस्टली ये जो 4 डिजीज़ मैंने बताई, ये चारों सिर्फ और सिर्फ नींबू वर्गीय फलों में ही होती है। तो उम्मीद करता हूं अब नींबू वर्गीय फलों से अगर आपसे कोई रोग पूछेगा तो आप उसको बिल्कुल सही जवाब दोगे। अब बस 5 मिनट की और क्लास बची है जिसमें 4-5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा। प्लीज़ पूरी क्लास अटेंड करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी तक आपको एहसास हो चुका होगा कि मैंने जो चीज़ें बताई वो कितनी नई थी और कितनी यूनिक थी और कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो अगर आपने अच्छा लगा हो आपको ये क्लास तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। अभी नहीं करना है कमेंट, क्लास ख़त्म होने के बाद। देखिए फिर इसके बाद में हमने अभी तो बात की उसके रोगों की। अब देखिए थोड़े से कुछ कीट भी है, वो कीट भी मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखिए इसके अगर साइंटिफिक नेम आपको याद नहीं होते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने ध्यान में होना चाहिए कि ये कीट होता है। आपसे साइंटिफिक नाम वो बहुत कम पूछेगा, जिसका पूछेगा उसका बता दूंगा मैं अभी इंपॉर्टेंट कौन सा है। देखिए एक होता है नींबू की तितली, ठीक है। नींबू में ये नींबू की तितली नींबू को खाती है, नींबू की पत्तियों को खाती है। पेपिलियो डेमोलियस इसका नाम है। दूसरा है नींबू का पत्ती मुड़क, इसको बोलते हैं फाइलोकोनिस्ट्रिस सिट्रुला, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है नींबू का साइला, इसको बोला जाता है डाइफोर्निया सिट्राई। और ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नींबू का साइला, ठीक है, डाइफोर्निया सिट्राई। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है नींबू का महू टोस्कोप्टेरा स्पीशीज, ठीक है। तो ये 4-5 कीट हैं, आप हिंदी में तो जरूर याद कर लेना, नींबू का साइला, नींबू का पत्ती मुड़क और नींबू का महू कीट, ठीक है। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम जरूर याद कर लेना, डाइफोर्निया सिट्राई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपके रोग और कीटों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब 2-3 सवाल और देखिए क्या क्या है। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। अब देख लीजिए, जिसको पता नहीं है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या कायिक विकार क्या होते हैं, 1 मिनट का समय लूंगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा आपको, आसान भाषा में। बस ध्यान से सुनिएगा, आप सारी बातों को बंद कर दीजिए, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या क्या होता है, किसी भी पौधे या क्रॉप में जो हानि होती है वो 3 प्रकार से होती है। हानि जो होती है, नुकसान जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। कैसे होता है? सबसे पहला तो उसमें कोई रोग लग जाए, तो रोग लग जाएगा तो क्या होगा, वो पौधे को नष्ट कर देगा। फिर उसके बाद में उसमें कोई कीट लग जाए, तो कीट लग जाएगा तो भी क्या होगा, वो पौधा नुकसान में चला जाएगा। फिर उसके बाद में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कायिक विकार, या फिर इंग्लिश में उसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है जब हमारे पौधों में किसी सूक्ष्म तत्व की कमी हो जाती है या पौधों को कोई सूक्ष्म तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, तो पौधा क्या हो जाता है, पौधा हो जाता है कुपोषित। कैसे कुपोषित क्यों बोला मैंने यहाँ पर? जब देखिए, जब आपको पता होगा छोटे बच्चों को जब पर्याप्त भोजन नहीं मिलता या भोजन पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन उनको नहीं मिलता, तो वो कुपोषित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें विशेष प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब पौधों को भी पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिलते, तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी कुपोषित शिकार हो जाते हैं। और उसी अवस्था को बोला जाता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब ये किस प्रकार से समझ सकते हो? देखिए, जैसे अनार है तो अनार में बोरोन की कमी हो गई, बोरोन की कमी हो गई तो अब जो अनार का फल होगा वो क्या होगा, फटना चालू हो जाएगा। परिपक्व नहीं होगा उससे पहले ही वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। जैसे हमारा टमाटर है, उसमें क्या होगा, टमाटर पकेगा नहीं उससे पहले क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये किसकी कमी से होगा, ये बोरोन की कमी से होगा। फिर इसके बाद में अगर सपोज दैट कोई पौधा है वो पीला पड़ रहा है, तो वो पीला क्यों पड़ रहा है, पीला इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन तत्व की कमी है। मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन दोगे तो वो सही हो सकता है। तो इसी प्रकार से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। आपको समझाना जरूरी था, जल्दी में मैं बिल्कुल घास नहीं काटना चाहता, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना चाहता हूँ। तो अब नींबू का जो डाइबैग है, डाइबैग में अब क्या होता है, देखो डाइबैग की कंडीशन समझिए। डाइबैग की कंडीशन में क्या होता है, जो नींबू का पेड़ होता है वो सबसे पहले ऊपर से सूखता है। डाई का मतलब सूखना, बैग का मतलब उल्टा, उल्टा सूखा रोग भी बोलते हैं इसको।
क्या बोलते हैं, उल्टा सूखा रोग भी बोलते हैं। इसमें पौधा ऊपर से सूखना चालू होता है और सूखता सूखता नीचे आ जाता है, ठीक है। ऊपर से सूखा, फिर बीच में से सूखा, फिर नीचे से सूखेगा। ये किसकी कमी से होगा, ये Cu की कमी से होगा। किसकी कमी से होगा, Cu यानी कॉपर की कमी से होगा, ठीक है। नींबू का डायबेक किससे होता है, जितनी भी बार नींबू के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पूछे हैं इसको बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, नींबू का डायबेक किससे होगा, नींबू का डायबेक होगा कॉपर की कमी से, तांबे की कमी से। फिर नेक्स्ट दूसरा है नींबू का पीला धब्बा, किससे होगा, मोलिब्डेनम की कमी से होगा, MO यानी मोलिब्डेनम की कमी से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना इसको भी। फिर है इसका नींबू का छोटी पत्ती, नींबू का लिटिल लीफ। लिटिल लीफ किसके कारण होता है, जस्ते की कमी से। जस्ते को जेडन भी बोला जाता है, जिंक भी बोला जाता है, जस्ते की कमी से होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें जो छोटी पत्ती है, छोटी पत्ती का मतलब पत्तियों का गुच्छा बन जाता है और पत्तियां बहुत छोटी रह जाती है, उनका निर्माण नहीं हो पाता। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, देखिए अब आप कहोगे सर पत्तियों से हमें क्या लेना देना, पत्तियों से लेना देना ऐसे होता है, पत्ती छोटी रहे या बड़ी रहे हमें फल से मतलब होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए फल का निर्माण तभी होगा जब पत्तियां पूर्ण रूप से भोजन बनाएगी, तब पत्तियां छोटी रहेगी, भोजन ही नहीं बनाएगी वो, तो फिर हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, गिर जाएगा। इसलिए प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग का एक काम होता है विशेष, चाहे वो मनुष्य का अंग हो या फिर वो हमारा पेड़ पौधों का अंग हो, ठीक है। जैसे हमारा कान है, तो कान किस काम आते हैं, कान के बार वाला शेप किस काम आता है, भगवान को पता था कि चश्मा लगाएंगे ये आगे, इसलिए उन्होंने ये शेप बनाया। बाकी इट वाज ए वेड जोक, इसे बताया मैंने, कुछ और मकसद होता है इसका। तो नेक्स्ट है हमारा नींबू का सख्त छाल। नींबू का सख्त छाल होना किसके कारण होता है, बताइए। नींबू का सख्त छाल, नींबू का सख्त छाल होता है बोरोन की कमी से कारण। जो छिलका होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है बोरोन की कमी के कारण। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। अब 2-5 मिनट की क्लास हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नींबू वर्गीय कुछ मूल व्रत बताने हैं आपको, कौन कौन से हैं। देखो राजस्थान हेतु प्रसिद्ध मूल व्रत, सुपरवाइजर का जो 2018 वाला एग्जाम हुआ था जिसमें पेपर आउट हुआ था, अभी वाला नहीं, जो 18 वाला था, उसमें पूछा गया था कि आम का बोना मूल व्रत कौन सा है। तो इस बार नींबू का पूछा जा सकता है। तो नींबू राजस्थान हेतु जो प्रसिद्ध मूल व्रत है, राजस्थान हेतु जो प्रसिद्ध मूल व्रत है वो कौन सा है, राजस्थान हेतु प्रसिद्ध मूल व्रत है जम्बीरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिट्रस जम्बीरी के नाम से, जिसको इंग्लिश में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा पंजाब के लिए कौन सा होगा, पंजाब के लिए होगा करनाकट्टा। और दक्षिण भारत के लिए कौन सा होगा, दक्षिण भारत के लिए होगा रंगपुर लाइम। कौन सा होगा, रंगपुर लाइम दक्षिण भारत के लिए होगा, जिसको सिट्रस लिमोनिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिट्रस लिमोनिया भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ किस्में हैं जो वापस से मैं बता देना चाहता हूं आपको। देखिए इंपॉर्टेंट किस्में हैं ये सारी, वाशिंगटन, जाफा, वल्सिया, सतगुटी, लाहौर लोकल, दार्जिलिंग संतरा, ब्लड रेड, माल्टा राजस्थान। माल्टा राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ब्लड रेड और ये माल्टा ये एक ही है, ब्लड रेड माल्टा राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। फिर है पेल्सिकलेट, पेल्सिकलेट क्या है, पचेती किस्म है। फिर उसके बाद में है विक्रम प्रमालिन। पचेती किस्म से मतलब ये है कि इसके जो फ्रूट होते हैं वो लास्ट टाइम में आते हैं, जब सीजन जा रहा होता है तब आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में है विक्रम प्रमालिन, जयदेवी, फिर उसके बाद में है शाही शरबती और लास्ट में है पाइनएप्पल। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट किस्में थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। ये हमारी जो क्लास है ये कल की क्लास का टॉपिक है, आप देख लीजिए। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लास नंबर हमारी 6 रहेगी और हम डिस्कस करेंगे बेर पर। किस पर डिस्कस करेंगे, बेर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। और शाम वाली क्लास में कल मैंने देखा था स्टूडेंट बहुत कम थे, बहुत ही ज़्यादा कम थे। कल क्या हो गया था आपको, आपकी क्लास कहाँ चली गई थी कल, कम क्यों थे। लोग एवरेज चलते हैं 40 स्टूडेंट 42-45 तक चलते हैं, कल 30, 27-30 चल रहे थे। अभी भी कुछ खास मेरे को ठीक नहीं है, तो ऐसा मत करिए, आप शेयर किया करिए। तो अब इस क्लास को ज़रूर से शेयर करना और शाम को मिलेंगे ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है। सभी को बाय।